Crushing laws, Tinger's law, Kick's law and Bond's law. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्रशिंग लॉज। तो पहले जानते हैं साइज रिडक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता क्यों है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के दौरान जो पावर हमें चाहिए, मशीन्स को चाहिए बेसिकली, उसकी जो कॉस्ट होती है पावर की, वो बहुत एक मेजर एक्सपेंस होता है, मेजर खर्चा उस पावर को डिलीवर करने के लिए होता है। तो जो फैक्टर्स इस कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं उनको जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। किसी भी सॉलिड का जो यूनिट एरिया होता है उसकी अपने एक डेफिनेट निर्धारित सरफेस एनर्जी होती है, और जब क्रशिंग या ग्राइंडिंग में नया सरफेस बनता है तो उसमें वर्क चाहिए या एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी की जो पूर्ति कहाँ से होती है? ये एनर्जी हमें मिलती है जब पार्टिकल ब्रेक होता है या कोई पार्टिकल टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो हमें एनर्जी वहाँ से मिलती है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के दौरान पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लॉज हैं हमारे पास जो इसमें हमारी मदद करते हैं। ये लॉज हैं क्रिटिंगर्स लॉ, किक्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ। तो चलिए जानते हैं इन लॉज को एक एक करके। क्रिटिंगर्स लॉ। क्रिटिंगर्स लॉ कहता है कि वर्क रिक्वायर्ड इन क्रशिंग इज प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस क्रिएटेड, कि जो क्रशिंग के दौरान काम हुआ या वर्क किया गया वो जो नया सरफेस बना उसके प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि जो हमारी क्रशिंग एफिशिएंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, और एक गिवन मशीन और मटेरियल के लिए वह फीड और प्रोडक्ट के साइज पे निर्भर नहीं करती। दोबारा समझ लीजिए, किसी भी मशीन की, क्रशिंग मशीन की, वो जो एफिशिएंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, और दिए गई मशीन और मटेरियल के लिए वो फीड और प्रोडक्ट से पे इंडिपेंडेंट होती है। तो रिटिंगर्स लॉ को हम लिख सकते हैं P/m डॉट इज इक्वल्स टू KR 1/d/SB माइनस 1/d/SA। तो P क्या है? P हमारा पावर रिक्वायर्ड है, M क्या है? हमारा फीड रेट टू द क्रशर, कि हम कितनी फीड दे रहे हैं क्रशर को। DS बार एंड DSA बार ये वॉल्यूम टू सरफेस मीन डायमीटर है बिफोर क्रशिंग एंड आफ्टर क्रशिंग, क्रशिंग से पहले और क्रशिंग के बाद। DSA इज फीड डायमीटर और DSB इज द प्रोडक्ट डायमीटर, और KR हमारा क्या है? रिटिंगर्स कांस्टेंट है। दोबारा समझ लीजिए, रिटिंगर्स ने क्या कहा कि जो वर्क रिक्वायर्ड है क्रशिंग में वो नए सरफेस के प्रोपोर्शनल है। तो P/m बार इज प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस क्रिएटेड, दैट इज 1/DSB माइनस 1/DSA, और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, प्रोपोर्शनल से हटाते हैं, तो वहाँ पे आता है हमारा रिटिंगर्स कांस्टेंट KR। इसके बाद आया हमारा किक्स लॉ। किक्स लॉ ने कहा, किक ने कहा कि क्रशिंग के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ रिडक्शन रेशियो। रिडक्शन रेशियो इज इनिशियल डायमीटर एंड फाइनल डायमीटर का रेशियो। तो इट स्टेट्स दैट वर्क रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग अ गिवन मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ रेशियो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर्स, यानी कि P/m बार m dot is equals to KK ln d/d. Capital D is initial particle size और small d is final particle size, जिसे हम रिडक्शन रेशियो भी कहते हैं। भी देखते हैं इसका क्या यूज होता है। P हमारा पावर रिक्वायर्ड, M इज द फीड रेट टू द क्रशर, K इज किक्स कांस्टेंट, d/d साइज रिडक्शन रेशियो है, और ये डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के काम आता है। जो कोर्स ग्राइंडिंग होती है उसका रिडक्शन रेशियो 8:1 होता है, और जो फाइन ग्राइंडिंग की रेशियो होती है वो 100:1 तक भी हो सकती है।
जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारा रिडक्शन रेशियो डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 mm साइज से 50 mm साइज तक लाने में जितनी पावर लगेगी उतनी ही पावर 12 mm से 6 mm तक लाने में लगेगी। अब देखें 100/50 का रेशियो कितना हुआ, 2:1 हुआ है ना, और 12/6 से लाना तो अभी 2:1 हुआ। तो अगर रिडक्शन रेशियो हमारा सेम है तो हमारी पावर रिक्वायर भी हमारी सेम ही होगी। किक्स लॉ इज मोर एक्यूरेट देन रिटिंगर्स लॉ फॉर कोर्स क्रशिंग। जहां पर कोर्स क्रशिंग होगी वहां पर जो हमारा रिटिंगर्स किक्स लॉ है वो हमारा रिटिंगर्स लॉ से ज़्यादा एक्यूरेट है। तो दोबारा से सब देख लेते हैं इसको हम। क्या कहता है ये लॉ कहता है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग इज प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ रेशियो बिटवीन इनिशियल फाइनल डायमीटर्स। कि जो पावर रिक्वायर्ड है वो इनिशियल और फाइनल डायमीटर के लॉगरिथमिक के प्रोपोर्शनल है। और जो इनिशियल और फाइनल डायमीटर का रेशियो है इसे हम रिडक्शन रेशियो कहते हैं। कोर्स ग्राइंडिंग के लिए 8:1 का होता है, फाइन ग्राइंडिंग के लिए 100:1 का भी हो सकता है। किक्स लॉ रिटिंगर्स लॉ से ज़्यादा एक्यूरेट है कोर्स क्रशिंग के लिए। इसके बाद आता है हमारा बॉन्ड्स लॉ। बॉन्ड्स ने एक लॉ प्रपोज किया इन दोनों के बीच का, जो रिटिंगर्स लॉ और किक्स लॉ के बीच में कहीं पावर का एस्टिमेट करता है। उसने क्या कहा कि वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म पार्टिकल ऑफ साइज dp फ्रॉम वेरी लार्ज फीड इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम टू सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि उसने ये कहा कि जो किसी पार्टिकल को जिसका डायमीटर dp अगर उसे बनाना है बहुत बड़ी फीड से, बहुत बड़े पार्टिकल से, तो वो स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टू वॉल्यूम प्रोडक्ट के। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज SP/VP। स्फेयरिसिटी इसमें एक टर्म आती है। स्फेयरिसिटी होती है कि कोई भी पार्टिकल है वो स्फेयर के कंपैरिजन में कितना गोल है। वो स्फेयर जो हमारा पूरा स्फेयर होता है उसके कंपैरिजन में कितना गोल है। उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई एस से। इसका फॉर्मूला होता है 6VP/dp/SP। तो SP/VP की वैल्यू हम निकालते हैं तो आएगी 6πs/dp। स्फेयरिसिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पार्टिकल के लिए 1 से कम होगी। मैक्सिमम 1 हो सकती है जो पूरे स्फेयर होगा। कोई पार्टिकल अगर पूरी तरह से गोल होगा तो उसके लिए 1 होगी। कोई अगर क्यूबिकल है या सिलेंड्रिकल पार्टिकल है तो उसके लिए हमेशा 1 से कम होगी। तो इसमें हम देखेंगे SP/VP, देखो 6 भी कांस्टेंट और किसी पार्टिकल में 5 भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है, डायमीटर चेंज हो सकता है। तो SP/VP प्रोपोर्शनल टू 1/√dp। ये कहता है हमारा बॉन्ड्स लॉ कि जो किसी पार्टिकल, जैसे हमें डीपी साइज के पार्टिकल्स बनाने हैं बहुत बड़े पार्टिकल से, तो वो स्क्वायर टू वॉल्यूम रेशियो के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होंगे। अब स्क्वायर टू वॉल्यूम रेशियो हमारी क्या आई, 6πs/dp। मैंने अगर 6 भी कांस्टेंट है तो 5s भी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल क्या हुआ, SP/VP इज प्रोपोर्शनल टू 1/√dp। तो यहां से हमारा बॉन्ड्स लो आया P/m इज इक्वल्स टू KB/√dp, क्योंकि 6 भी कांस्टेंट है और 5s भी कांस्टेंट है। तो KB क्या है, हमारा बॉन्ड कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है मशीन पर और मटेरियल को जिसको क्रश किया जाना है। इसका आता है वर्क इंडेक्स। बॉन्ड्स लॉ जो है वो एक रियलिस्टिक लॉ है, यानी कि किक्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ से ज़्यादा एक रियलिस्टिक लॉ है पावर रिक्वायरमेंट गेस करने में, पावर रिक्वायरमेंट निकालने में। यहाँ हम वर्क इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। वर्क इंडेक्स होती है कि kWh/टन ऑफ फीड में कितनी एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए, और इस तरह से ब्रेकिंग हो कि जो 80% प्रोडक्ट है वो 100 mm स्क्रीन से पास हो जाए। यानी दोबारा समझ लीजिए कि फीड को हमें kWh/टन फीड को इस तरह से तोड़ना है
कि 80% फीड जो प्रोडक्ट है हमारा, तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो 100 mm स्क्रीन से पास हो जाए, तो इसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम वर्क इंडेक्स कहते हैं। तो इसका जो बॉन्ड्स लॉ आता है हमारा, वो आता है हमारा 100 इंटू 10⁻³ अंडर रूट में WI। तो WI इज वर्क इंडेक्स और इसकी वैल्यू आती है 0.3162 WI। 100 mm स्क्रीन से पास करना है और हमने डायमीटर को लिया है हमने मिलीमीटर्स में, पावर हमारी किलोवाट आवर में है। तो केबी जो आता है हमारा बॉन्ड कांस्टेंट आता है हमारा, वो अंडर रूट 100 इंटू 10⁻³ वर्क इंडेक्स WI। तो जब 100 इंटू 10⁻³ को हम 1/10 आएगा, इसको अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0.3162, ठीक है, WI, जहां पे WI हमारी वर्क इंडेक्स होती है। अगर 80% ऑफ द फीड हमारा DPM मैश साइज से पास हो जाए और 80% प्रोडक्ट हमारा मैश DPB से पास हो जाए, तो क्या होगा हमारा P/M क्या होगा। देखिए हमारा जो लॉ आया था वो था हमारा KB/√dB। तो KB की वैल्यू तो हमारी आ गई 0.3162 WI और अंडर रूट DB की जगह हम पुट कर रहे हैं 1/√DPB माइनस √DPA, यानी कि डायमीटर्स का हम क्या पुट कर रहे हैं, फाइनल डायमीटर प्रोडक्ट का माइनस इनिशियल डायमीटर फीड का। वर्क इंडेक्स जो होती है वो क्रशर के फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। तो जो पावर हमने ऊपर निकाली है उस इक्वेशन में दी है हमने, वो क्या है, वो ग्रॉस पावर है, वो नेट पावर नहीं है। नेट पावर निकाली तो हम फ्रिक्शन भी हमारा कंसिडर करेंगे उसको। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो वर्क इंडेक्स होती है वो अलग अलग होती है। जैसे हमने दिखाया टेबल में, क्ले के लिए 6.3 है, जिप्सम के लिए 6.3 है, बॉक्साइट के लिए 8.78 है, और जो दिखाई है टेबल में ये वेट ग्राइंडिंग के लिए है। जब ड्राई ग्राइंडिंग होगी तो इन सबको हम 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हम पावर हम दिखा रहे हैं, वर्क इंडेक्स जो दिखा रहे हैं वो वेट ग्राइंडिंग के लिए है, ड्राई ग्राइंडिंग के लिए हम इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना रिटिंगर्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ एंड बॉन्ड्स लॉ, और साथ में वर्क इंडेक्स के बारे में जाना। मैं एक बार से बॉन्ड्स लॉ को रिपीट कर दे रहा हूँ। बॉन्ड्स लॉ कहता है कि किसी DP साइज के पार्टिकल बनाने के लिए जो पावर होगी या वर्क रिक्वायर्ड होगा वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होगा। वो हमारा कैलकुलेट करके आता है P/M = KB/√dP। इसके बाद हमने वर्क इंडेक्स निकाली। वर्क इंडेक्स क्या होती है कि किलोवाट आवर टन फीड को इस तरह से तोड़ना या ब्रेक करना कि 80% जो प्रोडक्ट है हमारा वो 100 mm स्क्रीन से पास हो जाए। इसमें जो एनर्जी चाहिए उसे वर्क इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ से हम बॉन्ड्स लॉ की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं KB की अंडर 100 इंटू 10⁻³ WI। ये सॉल्व करके आती है 0.3162 WI। अगर इसको हम दोबारा प्रोडक्ट और उसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, वो बॉन्ड्स लॉ को फीड और प्रोडक्ट के रेट टर्म्स में लिख लेते हैं। P/M डॉट = 0.3162 WI 1/√DPB माइनस 1/√DPA, ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड्स लॉ था। ये मोर रियलिस्टिक है एज कम्पेयर टू क्रिटिंगर्स लॉ एंड किक्स लॉ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको क्रशिंग लॉज क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।